नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शिरीन और एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है चुनावी मूड का। आज आपको बताएंगे हम वो सवाल जिनको लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर जनता के बीच गए थे। उन सवालों से हमने ये जानने की कोशिश की है, ये पता लगाने की कोशिश की है कि इस हफ्ते यूपी की जनता क्या मूड लेकर बैठी है, क्या चाहती है आखिर यूपी की जनता इस बार चुनावों में। और आज चुनावी मूड में हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि इस हफ्ते कौन है मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी की जनता का पसंदीदा चेहरा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। इन सवालों का जवाब हम उनसे भी लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप, जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उन सवालों की तरफ जिससे देखिए ये संकेत मिलेगा कि यूपी की जनता का इस हफ्ते का मूड क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं कहां पर खड़ी हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट और मेरे पीछे देख रहे हैं आप अयोध्या जी। और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर, यानी कि एक तरफ कर्म है तो एक तरफ धर्म है, इन दोनों का सहारा लेकर ही एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश है यूपी फतेह की। और इन दोनों ही मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश विपक्ष भी कर रहा है। यानी कि यूपी में अगर फतेह हासिल करनी है तो धर्म और कर्म, इन दोनों का ही बैलेंस बनाना होगा। लेकिन कैसे और जनता आखिर इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचती है, अब उन सवालों का भी वक्त हो गया है। एक एक कर वो सवाल हम आपके सामने रखेंगे जो हमने जाकर जनता से पूछे। उत्तर प्रदेश में आखिर क्या वो लेना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, इन सवालों को लेकर आखिर उनका मन क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल कि पर्चा लीक से बीजेपी को चुनावों में नुकसान होने जा रहा है क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि विपक्ष ने पर्चा लीक का मामला बहुत जोरों शोरों से उठाया है, सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। तो पर्चा लीक से क्या बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है चुनावों में? अब जवाब देखिए। हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 55% का। 55% कहते हैं बिल्कुल नुकसान होगा बीजेपी को, लेकिन 45% लोगों का मानना है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अब इसका सार ये हुआ कि ज्यादातर लोग, यानी 55% का आंकड़ा ये कहता है, यूपी की जनता ज्यादातर ये मानती है कि नुकसान तो होगा, पर्चा लीक से बीजेपी को चुनावों में नुकसान होने जा रहा है। तो यानी कि इस हफ्ते के सर्वे में ये बहुत बड़ा सवाल था जो हमने पूछा और इसका जवाब 55% ने दिया है कि हाँ नुकसान तो होने जा रहा है। अब निजेश जी क्या कहेंगे आप? 55% यानी कि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि चुनावों में नुकसान ये होगा और विपक्ष भी इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता। शिरीन, बड़ी साफ सी बात है कि पर्चा लीक होना और उसमें जितने लोगों ने, लगभग 20,000 परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनकी आकांक्षाएं थी। पद चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन 20 लाख युवाओं के मन में जो आकांक्षाएं थी उसका निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर 1 महीने बाद वो दोबारा से परीक्षा हो जाती है और ठीक ठाक हो जाती है तो फिर उसके बाद देखिए कि उसके बाद क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। आज तत्काल इसका असर पड़ेगा, लेकिन अगर 1 महीने पश्चात या 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने पश्चात अगर दोबारा से वही परीक्षा हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है, बिना लीक हुए हो जाती है, तो क्या उसका उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा जो पिछली सरकारों के समय में नहीं होता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है राजपाल जी, आपको क्या लगता है? 55% लोगों का मानना है कि नुकसान होने जा रहा है, लेकिन 45% कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को। देखिए शिरीन जी, निश्चित तौर पे नुकसान होगा क्योंकि नौजवानों के साथ एक ही बार पर्चा नहीं लीक हुआ, कई बार का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो तो लगातार कहते थे कि उत्तर प्रदेश में योग की उम्मीदवार नहीं है, इसलिए सीटें खाली चली जा रही। तो ये तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपमान करने का काम लगातार कर रहे हो और लगातार फर्जी आंकड़े जारी कर रहे हो कि 70 लाख लोगों को नौकरियां देने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था और एक भी भर्ती तो नहीं करा पाए। और इन्होंने तो इतने शिक्षक भी भर्ती नहीं करा पाए जितने शिक्षक इन्होंने निकाल दिए बाहर। 1,72,000 शिक्षक को बाहर किया गया। जल्दी रिएक्शन भी तो ठीक है राजपाल जी। दिबांग, आपको क्या लग रहा है, मतलब इसका असर पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि पिछले 4.5 साल में 6 बार पर्चा लीक हो जाता है, तो आप पर सवाल तो उठते ही हैं, क्योंकि ये पर्चा जो है यहाँ एग्जाम देकर वो 21 लाख जो बैठे हुए थे एग्जाम में, वो समझ रहे थे कि वो टीचर बनेंगे, नौकरी बनेंगे। लगातार 6 बार पर्चा लीक हो जाती है,
कैसी सरकार है जो पर्चा लीक को रोक नहीं पा रही है, ठीक है। कितनी ढीली सरकार है जो पर्चा लीक को रोक नहीं पा रही है, जरूर इस पर असर पड़ेगा, उनकी छवि पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, और देखिए लोगों के मन में भी ये है कि इस तरीके से अगर पर्चा लीक होने से नहीं रोक पा रही है तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है, और इसे ये सर्वे ये कहता है, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इससे सरकार पर असर पड़ेगा। बहरहाल अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, और ये सवाल भी पर्चा लीक मामले से ही जुड़ा हुआ है कि पर्चा लीक से क्या योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, क्या ये मुद्दा हावी होगा योगी सरकार की छवि पर? तो देखिए लोगों ने जवाब क्या दिया है। 58% लोगों का कहना है कि हाँ, इससे योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 42% का है। लेकिन ये फर्क आप समझिए, 42 और 58, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ये हुआ है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि आप पेपर लीक होने से नहीं रोक पाए, उन लोगों की मेहनत पर ये सीधे सीधे एक तरीके से उनके साथ विश्वासघात हुआ, तो आखिर ये कैसे फर्क डालेगा? दिबांग, आप ही से मैं शुरुआत कर लेती हूँ, ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? 58% ये कह रहे हैं कि देखिए छवि पर सीधे असर होगा योगी आदित्यनाथ की। देखिए बिल्कुल सीधा इसका असर होगा, और दूसरी सीधी बात यह है कि योगी जी ये जो कहते हैं कि हम इस तरह से नहीं होने देंगे, इस तरह का काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, पर्चा जो है वो रहेगा, पर्चा सही तरह से एग्जाम लिया जाएगा, तो जाहिर है इसका असर दिखाई देगा। 10-10 हज़ार में आपके अगर पर्चे बिक रहे हों लखनऊ के चौराहों पर, तो ये कैसी सरकार है? ये पूरी जो सरकार की काम करने की क्षमता है, एक एग्जाम करवाने की क्षमता है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान ये उठाता है। और मुझे लगता है कि विपक्ष इसको आगे भी और जोर शोर से उठाएगा, और सत्ता पक्ष के लिए बहुत कुछ कहने को नहीं है। वो ये जरूर कह सकते हैं हम एग्जाम दोबारा करवाएंगे, तो दोबारा पर्चा लीक नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? दोबारा पर्चा लीक हुआ या नहीं हुआ क्या गारंटी है, जब 6 पर्चे पहले लीक हो चुके हैं? तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, और बीजेपी को अगर चुनाव में कुछ अच्छा करना है तो उसका जरूर कुछ एक माकूल जवाब ढूंढना होगा, पर देर काफी हो चुकी है। ठीक है राजपाल जी, देर काफी हो चुकी है, और लोग भी यही कह रहे हैं, 58% कह रहे हैं छवि पर असर है सीधे। देखिए सुनील जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है, और यहाँ की इतनी बेरोजगारी इस कदर आ गई है इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी कोई काम नहीं चल पा रहा, सरकारी नौकरियां दे नहीं पाए, और जो भर्तियां की वो या तो आरक्षण घोटाला हो गया, 69 शिक्षकों के साथ में किस तरीके से कल बर्ताव किया इनकी पुलिस ने होगी कि लात घूसों से, लाठियों से, डंडों से दलित पिछड़े नौजवानों को पीटने का काम किया, कितनी बेटियों को पीटने का काम किया। तो ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सब मिलकर देख लेना, बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं, योगी जी को हटाने जा रहे हैं। अच्छा विजय जी, आपको क्या लगता है ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? ये फर्क कहता क्या है? क्या भरपाई नहीं हो पाएगी अब विजय जी? अच्छा शिरीन बड़ी साफ सी बात है, मैं इस बात से सहमत हूं कि योगी सरकार की छवि पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली सरकार 2012 से लेकर के 2017 तक के भी तो कोई आंकड़े यहां पर पेश करें ना, कितने लीक हुए थे और कैसे कैसे लीक हुए थे, और कौन कौन से पेपर लीक हुए थे, कहां कहां से लीक हुए थे, और उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी इतिहास बताना चाहिए। योगी सरकार की एक सख्त प्रशासक की छवि है, और ऐसे प्रशासक की प्रशासन में अगर कोई ऐसा काम होता है तो निश्चित रूप से छवि पर असर पड़ता है, और पड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो लोग चिल्लाएं, वो लोग हल्ला करें जिनके प्रशासन में तो रोज ये काम होता था, ठीक है, जिन्होंने नकल करने के लिए कहा। मैं आपका जवाब राजपाल जी से लूंगी, लेकिन अगले सवाल की तरफ पहले बढ़ जाते हैं, फिर राजपाल जी से मैं चाहूंगी कि आप वो इस पर आपका जवाब दें। लेकिन अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है यूपी चुनावों को लेकर, क्योंकि यूपी चुनावों से पहले देखिए कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दहशत बढ़ा दी है, लेकिन इसका असर, क्या इसका डर दिखाई देगा यूपी चुनावों पर? यह महत्वपूर्ण सवाल जब हमने जनता के बीच जाकर पूछा तो इसका जवाब देखिए किस तरह से मिला। यूपी चुनावों पर ओमिक्रॉन का डर दिखेगा, हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 45% का। 45% मानते हैं कि हाँ इसका असर दिखेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ना कहने वाले लोगों का आंकड़ा है, यानी 55% लोगों को यह लगता है कि चुनावों पर ओमिक्रॉन का डर नहीं दिखेगा, यानी इसका खतरा चुनावों में हम नहीं देखेंगे, हावी नहीं होगा। दिबांग, यानी इसे क्या मैं ऐसे कहूं कि बंगाल चुनावों जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा?
देखिए, ओमिक्रॉन का डर मुझे लगता है कि दिखेगा। ये जो आपने सर्वे करवाया, अभी करवाया, जिस तरह से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है, और सबसे इसमें जो घातक चीज़ यही है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। तो जब ये और फैलेगा तो ज़रूर डर दिखाई देगा। डर ऐसे दिखाई देगा, आपको लाशें दिखाई देंगी जो नदी में तैर रही थीं, वो बातें आपको याद आएंगी। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, खासतौर पर गाँव में और छोटे शहरों में, वो राम भरोसे है, वो आवाज़ें गूंजेगी। तो इसका डर इस तरीके से चुनाव में मेरे ख्याल से बीजेपी को दिखाई देगा। ये अभी बढ़ने वाला है, दिल्ली तक ये पहुंच चुका है। काफ़ी ज़्यादा केसेस की इसमें आशंका है, और इस पर मैंने स्टडी की है। मैं यही बता सकता हूं कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका फैलना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डर दिखाई देगा। इसलिए यहाँ से भी मैं अपील कर सकता हूँ कि दूरी बनाए रखें और मास्क ज़रूर पहनें। राजपाल जी, आपका क्या कहना है? मतलब कोरोना, एक बार फिर से कोरोना पर चुनाव भारी पड़ेंगे? देखिए, कोविड में भी सरकार को देख लिया, योगी सरकार यहाँ विफल रही, लाशों के कुंभ लगे थे, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने तो राम नामी जो दुपट्टा ऊपर उड़ाया जाता उसको भी खिंचवा लिया। और ये सरकार झूठे आंकड़े पेश करने में, झूठ बोलने में दुनिया में एक नंबर पे है। कितने शिक्षक कोविड में मर गए थे चुनाव की ड्यूटी के दरमियान, तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, हाईकोर्ट ने तलब किया, उसके बावजूद भी वहां झूठे आंकड़े दे दिए जाते। तो ये झूठ बोलने में और ये भी भर्ती, ये बदनाम करने में, ये केवल किसी को बदनाम कैसे किया जाए, बीजेपी इस पे अच्छा काम कर लेती है। झूठ कैसे व्यवस्थित तरीके से बोला जाए, लोगों को सत्य तो इसमें अच्छा काम कर लेती है। इन्होंने हमारी भर्तियों को बदनाम किया था। एक मिनट, इन्होंने कहा था 58 एसडीएम में आते हो गए, और हमारे ये प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये बताए ना 58 की सूची कहाँ है। अब तो आपकी सरकार है, मैं तो सदन में भी बात चुका हूँ। ओमिक्रॉन का डर कोरोना पर नहीं दिखेगा, मतलब कोरोना ज्यादा हल्का पड़ जाएगा यहाँ चुनावों पर इस बार भी? नहीं, मैं दिबांग की इस बात से सहमत हूं कि अभी कोरोना का जो नया ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट आया है उसके बारे में शायद एक सिर्फ अटकलबाजियां हैं, बहुत ठीक जानकारियां अभी जनता के पास नहीं है, और जहां सर्वे हुआ होगा शायद वहां पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई होंगी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी है, उत्तर प्रदेश का नाम तो सब लेते हैं, पत्रकार भी ले लेते हैं, केरल और महाराष्ट्र का नाम, जिसमें महाराष्ट्र में सड़क पर लाशें पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला तक नहीं था, उसका कोई नाम तक नहीं लेता। ये गलत है, ये सिलेक्टिव है। क्यों नहीं कहते कि योगी आदित्यनाथ के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा था कि हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं, एक अकेला योगी आदित्यनाथ दे दो, जो 64 जिलों में पैदल घूम करके जिसने कोरोना की बात की। ये क्यों नहीं कहा जाता? मुझे हैरत इस बात पे होती है। अगर राज्यपाल जी कहे तो मुझे समझ में आती है, उनका काम ही यही है, सिर्फ विरोध करना। इलाहाबाद की लाशों के बारे में सबको मालूम है ना कि इससे पहले भी होती थी, बाकायदा जिस अखबार ने खबर छापी उसकी पहले की खबरें, उसकी पहले की फोटो भी आई हैं। ये क्यों नहीं कहा जाता? सिर्फ एक नैरेटिव क्यों बार बार बनाया जाता है? ये सिलेक्टिविज्म है। ठीक है सर, ठीक है, अब देखना होगा कि आखिर क्या फर्क इस बार पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा तो बहुत बड़ा है। हमने पिछली बार अव्यवस्थाओं का माहौल देखा था, लेकिन क्या वही इस बार भी दोहराया जाएगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। खैर, अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, और अगला सवाल जो हम जनता के बीच लेकर पहुंचे, जब हमने सर्वे किया तो उसका जवाब क्या मिला। पहले सवाल देखिए, टिकैत आंदोलन से जुड़ा हुआ ये सवाल कि टिकैत आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो ये जवाब कहने वालों में देखिए 43% लोगों का जो जवाब था वो हमें हाँ में मिला है कि फायदा होगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो इससे कहीं ज्यादा है। 57% लोग ये मानते हैं कि नहीं, फायदा इसका बीजेपी को नहीं होने जा रहा है। दिबांग, रिएक्शन सबसे पहले आपका इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर टिकैत आंदोलन नहीं खत्म करते हैं तो इसका ज़रूर एक तरीके से बहुत बड़ा असर होगा। और बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले ये फैसला किया कि वो 3 जो ये कानून है वो वापस लेती है, सीधा वजह पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। अब अगर आंदोलन खत्म नहीं होता है और उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, और जिस तरह से मुखर हैं टिकैत और जिस तरह से आलोचना करते हैं केंद्र सरकार की, तो उसमें उनको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए पूरी कोशिश होगी कि ये किसी तरह से आंदोलन खत्म हो जाए। उनकी काफ़ी मांगे हैं, और उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ किसानों को कुचला गया, और वो भी मंत्री जी की गाड़ी से, जो अभी भी केंद्र में मौजूद हैं। तो बहुत सारे वहाँ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए सुलझाने, उनका जवाब देना, लोगों को समझाना उनको काफ़ी भारी पड़ेगा। अब वो ये कह सकते हैं कुछ लोग फिर भी कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग वाली बात वो पहले भी कह चुके हैं, तो उनको जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। आपने जो तीनों मुद्दे बताए हैं उनमें बीजेपी एक तरीके से बैकफुट पर है। ठीक है,
बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन इसका फायदा विपक्ष को होगा। राजपाल जी, देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है। बात है कि देश के किसानों ने तो, इन्होंने जो एमएसपी गारंटी की बात की थी वो तो हुई नहीं। ये तो इन्होंने अपना जो थोप रहे थे चंद उद्योगपतियों के लिए जमीन कब्जा करने के लिए कानून, वो वापस लिया। जो किसानों की मूल मांगे थी वो तो मानी नहीं गई। अभी मूल मांगे तो ये थी उनकी कि किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, एमएसपी गारंटी का वादा किया था, तो ये तो सब कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात, इस उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के हाथ खून से रंगे हैं किसानों की हत्या से। किसानों को कुचल दिया। एक पत्रकार रमन कश्यप थे, उनको भी मार दिया। और जिस तरीके से मंत्री आज तक नहीं बर्खास्त हुए, न हटाए गए, तो ये काले कानून वापस करो, ये भी तो मूल मांग थी ना। हमने तो हर जगह यही देखा कि सबसे बड़ी मांग के तौर पर यही कहा जाता था कि इनको सीधे सीधे निरस्त करो। ठीक है, चलिए इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक और सवाल जो हमने जनता के बीच जाकर पूछा है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के दौरान, क्या था वो अगला सवाल ये कि क्या पार्टियां जिन्ना के मुद्दे को चुनाव प्रचार के अंत तक जिंदा रखेंगी? तो हाँ कहने वालों का आंकड़ा देखिए, 44% लोगों को लगता है कि हाँ अंत तक इसे जिंदा रखा जाएगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा इससे ज्यादा है, 56%। यानी कि 56% जनता ये मानती है कि नहीं, इसे अंत तक जिंदा नहीं रखा जाएगा। तो क्या विजय जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, सिर्फ चुनावी जुमला? मुझे लगता है कि इस सर्वे सर माथे पर, लेकिन इसमें ना जनता तय नहीं कर सकती, इसमें पार्टियों ने तय करना है। इसलिए जनता की राय इस मायने में है कि जनता नहीं चाहती, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टियां रखेंगी या नहीं रखेंगी, जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी, विदेशों में पढ़ा हुआ, विलायत में पढ़ा हुआ, ये सब बताया जाता रहेगा, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के साथ एक पंक्ति में खड़ा किया जाता रहेगा या नहीं, ये तो पार्टियों के ऊपर है। अगर पार्टियां करेंगी तो जिंदा रहेगा, पार्टियां नहीं करेंगी तो, क्योंकि जिस पार्टी ने शुरू किया है उस वही जवाब दे इसके बारे में। राजपाल जी, इसका मतलब आपके लिए, आप जनता का ये कहना है कि नहीं, ये अंत तक नहीं जाएगा, यानी अखिलेश यादव पर निशाना साधना अब खत्म हो जाएगा? यादव जी बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं और नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। और अभी बुंदेलखंड गए थे, आपने देखा होगा बुंदेलखंड में जिस तरीके का जनसैलाब और जिस तरीके से गाजीपुर से लखनऊ तक यात्रा में जनसैलाब। अच्छा राजपाल जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, जैसे ही दुरुस्त होती है मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़े सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। जो सवाल हमने जनता के बीच जाकर पूछा, वो सवाल क्या है? सबसे पहले सवाल, चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, यानी कि किस मुद्दे की गूंज ज्यादा होगी, किसका असर ज्यादा होगा? इसका जवाब आप देखिए, ध्रुवीकरण की जब हम बात करते हैं तो ध्रुवीकरण को लेकर जब 27 नवंबर को हम लोगों के बीच पहुंचे तो 16% लोगों का कहना था कि ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन आज 15%, एक कम हो गया है, 15% लोग कहते हैं कि इसका असर होगा। दूसरा प्रमुख मुद्दे के तौर पर किसान आंदोलन, जो कि 27% 27 नवंबर तक ये आंकड़ा था, लेकिन अब ये 2% आगे बढ़कर 29% हो गया है। कानून व्यवस्था का जिक्र अगर हम कर ले तो 14% 27 नवंबर तक, लेकिन आज जब हमने पूछा तो 13%, यानी कि 1% ये कम हुआ है। प्रभावी मुद्दे कौन कौन से हैं, ये उन प्रभावी मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। दिबांग जी, देखिए ध्रुवीकरण की जहां तक बात है, जो जिन्ना वाली बात है उससे एक तरीके से जुड़ी हुई है। ध्रुवीकरण का झोंका लगातार चुनाव में रहेगा, ये हम लगातार देखते आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये जरूर रहेगा। अगर आप किसान आंदोलन की बात करें, कोरोना की बात करें और कानून व्यवस्था की बात करें, तो ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाने वाला है। ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, वो ये ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार उठाएगी। योगी जी की छवि की बात हो, प्रधानमंत्री जी की छवि की बात हो, तो वो जो है सत्ता पक्ष के लोग उठाएंगे। लेकिन विपक्ष के पास अगर आप देखें तो मुद्दे इस बार काफ़ी हैं। तो अगर आप देखें एक चुनाव में क्या होना चाहिए, नैरेटिव होना चाहिए। तो नैरेटिव अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपनी बातें कहने के लिए और उसको दमदार तरीके से कहने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, और सत्ता पक्ष के पास भी मुद्दे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। मेरे ख्याल से ध्रुवीकरण की यहाँ बात करें तो वो झोंका लगातार रहेगा। अगर थोड़ा सा उसका परसेंटेज जो यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है तो उसको उठाने की कोशिश की जाएगी। पर एक जो बड़ी बात है जो ओमिक्रॉन के आगे बढ़ने से होगा, वो होगा कोरोना वाला मुद्दा। वो देखना है कि वो आगे कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है।
बिल्कुल। देखिए, लेकिन दिलचस्प ये है कि हर हफ्ते जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि आखिर दशा और दिशा उत्तर प्रदेश की इस वक्त क्या है, जनता का मूड क्या कहता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल सीएम योगी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से जुड़ा हुआ है। सीएम योगी का कामकाज कैसा, तो आप देखिए अब इस आंकड़े क्या कहते हैं। अच्छा कहने वाले 27 नवंबर को थे 41.5%, जो कि आज के तारीख में जब हम पूछते हैं, यानी हमने इस हफ्ते जब ये जनता से पूछा सवाल, तो 41% कहने वाले लोग हैं हाँ, यानी ये थोड़ा कम हुआ है। औसत कहने वालों का हालांकि सेम दिखाई दे रहा है, 21% पिछले हफ्ते भी था, 21% इस हफ्ते भी है। और खराब कहने वालों में 37.5% लोग हैं जो 27 नवंबर को कह रहे थे खराब, ये अब थोड़ा और बढ़ गया है। आज 38% लोगों को लगता है कि खराब है। अवनीचेश जी, मतलब ये सीएम योगी के लिए थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर है। फर्क थोड़ा ही सही, लेकिन असर ज्यादा इसका। शिरीन, देखिए एक बात है, बड़ी साफ सी बात है कि 0.5% का ये जो आप अंतर दिखा रहे हैं संतुष्ट में, और वो वहाँ से खराब में शिफ्ट हुआ है, ये बड़ी साफ सी बात है। और ये मैं मानता हूँ कि सर्वे में किस तरीके के लोग थे, मैं सर्वे पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। सर्वे में बाई चांस 22 करोड़ लोगों में 11,000 लोगों पर जब किया गया तो बहुत ज़्यादा, आपने भी कहा कि +-5 जो है उसका एरर हो सकता है। तो इसमें मैं इसको बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं मानता। और मैं अभी भी मानता हूं कि मैं पिछले सवाल के जवाब में कहूंगा कि ध्रुवीकरण का मसला जो है ना, वो शायद कोई कहता नहीं है, लेकिन मन में रहता है, अंदर रहता है। वो जिससे भी बात करेंगे, पार्टियां भी कहेंगे हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और मतदाता भी कहेगा नहीं विकास हमें चाहिए, लेकिन जब वोट देने का मसला आता है तो उसमें ध्रुवीकरण दिमाग बहुत जबरदस्त होता है। कुछ अगर ऐसा नहीं होता तो जब आप लोग पत्रकार लोग कहते हैं कि वहां मुस्लिम 0.5, लेकिन देखिए 0.5 कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हुआ है अच्छे से सीधे खराब पर। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। एक और सवाल जो कि सरकार से नाराज और बदलाव, इससे लेकर जब हमने पूछा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहते हैं क्या, तो देखिए आप फर्क देखिएगा एक हफ्ते के भीतर किस तरीके से नजर आया है। 27 नवंबर को क्या कहा था लोगों ने, 48% लोगों ने कहा कि नाराज है और बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1% वो कम हुआ है। 47% अभी भी चाहते हैं कि नाराज है, बदलाव चाहते हैं। 1% की कमी दिखाई दे रही है, और नाराज है लेकिन बदलाव नहीं चाहते। 28% था 27 नवंबर को, लेकिन अभी वो 29% हो गया है। 1% वो यहाँ पर बढ़ गया, और ना तो बदलाव चाहते हैं और ना ही नाराज हैं। ये कहने वाले 24% पहले भी थे, 24% अब भी हैं। दिबांग, यानी ये एक अच्छी खबर है, 1% का यहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है। जहाँ 1% का फर्क जरूर दिखाई दे रहा है शिरीन, अगर आप उस आंकड़े को देखें, पर अगर आप देखें दूसरा आंकड़ा जो इससे निकल के आ रहा है कि 76% लोग नाराज हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, और सरकार को बहुत चिंता होनी चाहिए इस बात पर। यह जरूर आप बात सही कह रही हैं कि बदलाव चाहने वालों में 1% नीचे है, वो 1-2% ऊपर होते रहेंगे। जैसे योगी जी के कामकाज में केवल 41%, मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा होना चाहिए था आंकड़ा, 60-65% जो है वो अच्छा बताना चाहिए था, लेकिन 41 50 से काफी नीचे है। 1% 2% नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, पर ये 76% अगर नाराज हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। मेरे ख्याल से बीजेपी के बड़े नेताओं को बैठकर सोचना चाहिए कि इस बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि 76% बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल बड़ा आंकड़ा है, और ये सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने वाली भी हो सकती है। खैर, अब अगला सवाल, और देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जा रहा है। ये सवाल जब हमने जनता से पूछा तो उसका जवाब आप देखिए, और फर्क देखिएगा एक हफ्ते में क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने पसंद किए जा रहे हैं। 27 नवंबर को 43% लोगों की पसंद थे, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस हफ्ते भी, यानी आज की तारीख में भी 43% मानते हैं उन्हें अपनी पसंद। 32% लोगों की पसंद 27 नवंबर तक थे अखिलेश यादव, इसमें थोड़ी कमी देखी गई है। आज 30% लोग मानते हैं उन्हें अपनी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर। जो तीसरा चेहरा हमने पूछा, मायावती, 15% 27 नवंबर, 1% का यहाँ पर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में 16% चाहते हैं मायावती को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना, और 4% के साथ 27 नवंबर तक प्रियंका गांधी को 4% लोग मानते थे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद, लेकिन 5% लोग आज मानते हैं कि वो उनका जो चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी की पसंद है। 1% का यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता दिखाई दे रहा है। राजपाल जी, क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर आप? देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता किसको पसंद करेगी, तो जनता ने आपको दिखा दिया, चाहे बुंदेलखंड गए हों 3 दिन के दौरे में, जो भीड़ दिखाई पड़ी, ये भीड़ कोई किराए से नहीं ले आई गई थी।
या देश के प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी संबोधित करने नहीं गए थे, जो कलेक्टर और कप्तान और पीडब्ल्यूडी से चंदा लेके इकट्ठा की गई थी। ये स्वतः और ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला अब कोई नहीं कर सकता दूर दूर तक। और पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में दिव्यांग वो बैठे हैं, इनको तो बहुत पुराने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है राजपाल जी, ठीक है, ठीक है राजपाल जी। दिव्यांग, यहाँ पर प्रियंका गांधी, हालांकि बहुत कम परसेंटेज है लेकिन एक बड़ा है उनका भी। जी हाँ, उनका एक बड़ा है, मायावती का एक बड़ा है, लेकिन आप ये देखिए अगर अखिलेश के 2 घटे भी हैं तो वो विपक्ष के खेमे में ही रहा है, योगी जी की तरफ नहीं गया है। और मेरे ख्याल से ये एक चिंता की बात है। 43% मुझे लगता है कि कम है और ये एक चिंता की बात है। अगर आप देखें जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं या प्रधानमंत्री रहते हैं या राष्ट्रपति रहते हैं, दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 50% उससे ऊपर ही रहती है वो औसत उनका। ठीक है, एक आखिरी कमेंट अवनीश जी आपका भी इन आंकड़ों पर। सिंपल सी बात यह है कि योगी और बीजेपी का वोट इंटैक्ट है। जो विपक्ष का वोट है वो जितना बटेगा, 32 में से मायावती और कांग्रेस के पास गया। दिव्यांग को तो ये समझ में आना चाहिए ये बात कि वो वोट जो बीजेपी का वोट है वो इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई किसी तरीके की कमी नहीं आई। इसको अगर सिफोलॉजिस्ट की हैसियत से अगर इसको देखना चाहिए तो मुझे लगता है कि देखने का तरीका ये है। ठीक है अवनीश जी, दिव्यांग और साथी राजपाल कश्यप जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए ये साप्ताहिक सर्वे, लेकिन आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दे कि चुनाव अब नजदीक है, तो ऐसे में एबीपी न्यूज भी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि ये खंगाले कि आखिर यूपी की जनता चाहती क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।